हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 44 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 में। इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक कवर किया हुआ है 1385 सवाल। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। डैश एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है। तरंग की प्रकृति बोल दो या फिर तरंग की विशेषताएं बोल दो या फिर तरंग के अभिलक्षण बोल दो। ये होते हैं आवृत्ति, आयाम, वेग और एक तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम, वेग, ये सारे जो होते हैं इसे हम तरंग के अभिलक्षण बोलते हैं। ये सारे अभिलक्षण है या फिर बोल दो विशेषताएं हैं। ऊंचाई नहीं है, ये तीनों है बट ऊंचाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? नस यानी कि शीरा बोले तो वेन। तो हमारे हृदय के ऊपर वाले हिस्से से जो शीरा ब्लड को कलेक्ट करके हमारे हार्ट में लेकर के आती है उसे हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। देखो, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा ये दोनों शिराएं हैं, ये दोनों वेन्स हैं, नाम अलग अलग है। सुपीरियर वेना कावा ये हमारे हार्ट के यानी कि हृदय के ऊपर वाले हिस्सों से ब्लड लेकर के आती है। इन्फीरियर वेना कावा ये हमारे हार्ट के नीचे वाले जो पार्ट्स हैं बॉडी के अंदर उनसे ब्लड लेकर के आती है हमारे हार्ट में। और इन दोनों में जो ब्लड होता है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है यानी कि अशुद्ध रक्त होता है। बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। तो जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा या लड़की? जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा या लड़की, ये डिपेंड करता है पिता के सेक्स क्रोमोसोम पर। अगर निषेचन में पिता का वाई क्रोमोसोम शामिल है तो बेटा पैदा होगा। अगर निषेचन में पिता का एक्स क्रोमोसोम शामिल है तो बेटी पैदा होगी। तो ये टोटली डिपेंड करता है पिता के सेक्स क्रोमोसोम पर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में यानी कि किसी कंपाउंड के फॉर्म में ये जो धातु है ये नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल फ्री स्टेट में मिलेगी। ये है प्लेटिनम। सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये तीनों आप ध्यान रखेंगे, ये मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं। डी हमारा राइट आंसर। द्विबीजपत्री पौधा है। देवदार और साइकस, यहाँ साइकिल नहीं होगा साइकस होगा। देवदार और साइकस ये दोनों तो जिम्नोस्पर्म्स हैं, ये दोनों जिम्नोस्पर्म्स हैं यानी कि अनावृत बीजी है। पैफियोपेडिलम के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये एंजियोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म में ये मोनोकॉट है। शकरकंद का बेल, इसको अंग्रेजी में पता नहीं क्या बोलते हैं बट ये तो मुझे मालूम है कि शकरकंद का मतलब स्वीट पोटैटो होता है जो कि एक डाइकोट है। क्या यहाँ पर शकरकंद का बेल जो लिखा हुआ है इसका मतलब स्वीट पोटैटो ही है? ये मुझे नहीं पता है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन शकरकंद भी अगर यहाँ पर है तो हमारा आंसर सही हो जाएगा क्योंकि शकरकंद डाइकोट है। तो सी हमारा आंसर। डाइकोट यानी कि द्विबीजपत्री, मोनोकोट यानी कि एक बीजपत्री। एक संपीड़ित स्प्रिंग में एक सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है। स्प्रिंग एक प्रत्यास्थ वस्तु है तो इसको अगर हम खींचते हैं, यहाँ पर देखो स्प्रिंग को खींचा जा रहा है या फिर हम इसको दबाते हैं तो इसमें स्टोर्ड होती है, इसमें संचित होती है स्थितिज ऊर्जा। और कौन सी स्थितिज ऊर्जा? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्प्रिंग एक प्रत्यास्थ वस्तु है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं तो इसके अंदर स्टोर्ड होती है एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी ये नॉर्मल स्टेट में है इस वाले केस में, तो यहाँ पर कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। बाकी इन दोनों ही केसेस के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पर हमारा आंसर अधिक हो जाएगा। तरंग, चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। ये सारे क्या है? यहाँ पर तरंग की हो जाएगा। ठीक है, तरंग की चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, ये सारे क्या है? तरंग की विशेषताएं हैं। बी हमारा राइट आंसर। तरंग की विशेषताएं बोल दे या फिर तरंग की प्रकृति का वर्णन करता है, जो भी सवाल आपने देखा था इस तरह से सवाल आ जाए, या फिर तरंग के ही अभिलक्षण है। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार डैश होता है। आर्यभट्ट विट्टिगर ने दिया था 5 जगत वर्गीकरण, जिसमें है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? विट्टिगर ने दिया। ये समूह कोशिकीय संरचना यानी कोशिकाओं का संरचना किस प्रकार से है, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। हमारा आंसर यहाँ पर पोषण हो जाएगा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है? परमाणु क्रमांक 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 कोश है, पहला कोश, दूसरा, तीसरा। 3 कोश है तो आवर्त संख्या 3
और संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है। जब भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 से अधिक हो तो हम उसमें 10 जोड़ देते हैं, बराबर 17 मिलेगा। यही हो जाएगा ग्रुप नंबर, समूह की संख्या। तो आवर्त 3 समूह 17 भी हमारा आंसर। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक यानी कि फील्डर अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? आपने क्रिकेट खेला है? अगर आपने क्रिकेट खेला होगा तो जब आप गेंद को कैच करते थे तो याद करो हाथ को पीछे करते थे आप। क्यों करते थे? ताकि आपको चोट कम लगे, हाथों में चोट न लगे। क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? बल बराबर हमारा होता है संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन और बट्टे में समय। देखो जब ये गेंद अभी इसके पास आ रही है तो इसके पास कुछ वेग है, मान लो इसका वेग v है। जैसे ही ये गेंद इसके हाथ में जाएगी, गेंद रुक जाएगी और जो वेग है ये शून्य हो जाएगी, वेग शून्य हो जाएगी। तो संवेग में परिवर्तन हुआ, संवेग में परिवर्तन हुआ। चलो अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ भी गेंद आ रही थी तो मान लो इसका जो वेग है ये कुछ था उस समय v। जैसे ही गेंद यहाँ पर इसके हाथ में आएगी वेग शून्य हो जाएगी। यहाँ भी संवेग में परिवर्तन हुआ, यहाँ भी संवेग में परिवर्तन हुआ, लेकिन अंतर क्या है? यहाँ पर संवेग में परिवर्तन हुआ बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में। टाइम यहाँ पर क्या हुआ? बहुत ही कम लगा। वही टाइम यहाँ पर देखो क्या हुआ? ज़्यादा लगा, टाइम यहाँ पर ज़्यादा लगा। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो, ये जो डेल्टा पी है ये जो संवेग में परिवर्तन है, अगर यहाँ पर टाइम कम लगेगा तो आप खुद सोचो ये जो टोटल वैल्यू है ये ज़्यादा मिलेगा। जब डिनोमिनेटर में छोटा वैल्यू होता है तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन का वैल्यू होता है वो बड़ा मिलता है हमें। अगर ये ज़्यादा मिलेगा यानी कि बल ज़्यादा लगेगा, बल ज़्यादा लगेगा तो चोट ज़्यादा लगेगा। इस वाले केस में क्या हुआ? हम लोगों ने डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है समय, इसका वैल्यू हम लोगों ने बढ़ा दिया। बढ़ा देने से क्या हुआ? ये टोटल वैल्यू छोटा मिलेगा, यानी कि बल कम लगेगा, चोट कम लगेगा। तो हम लोग हाथ पीछे इसलिए खींचते हैं ताकि संवेग में परिवर्तन का जो समय है ना ये ज़्यादा हो जाए, ये ज़्यादा लगे। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है, बट एक्चुअल क्या रीजन है ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें टाइम ज़्यादा लगे, यही कारण है कि हाथ पीछे खींचा जाता है। टाइम ज़्यादा लगने से बल कम लगेगा, यानी कि चोट कम लगेगा। 2 से 73 केल्विन पर 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है और 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी, यानी कि क्लोरीन गैस की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी? आपको ये 4 स्थितियां दे रखी है, 4 केसेस हैं, ठीक है, 4 कंडीशंस है। आपको बारी बारी से चेक करके दबाव निकालना है और ये बताना है कि किस केस के अंदर जो है क्लोरीन गैस कम दबाव डालेगी। अब ये जो सवाल है ये आपके सिलेबस से बिल्कुल बाहर है, ठीक है, और टफ सवाल है ये। इससे पहले मैंने आपको ये जो इक्वेशन है ये मैंने आपको दिखाया था और कहा था कि आप याद कर लेना। PV बराबर nRT, ये इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ जो P है ये है टोटल प्रेशर जो कि पास्कल में पुट किया जाता है। यहाँ जो V है ये है वॉल्यूम जो कि क्यूबिक मीटर्स में पुट किया जाता है। यहाँ जो N है ये है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। R है गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू ये रखा है। T टेम्परेचर है जो कि केल्विन में पुट किया जाता है, डिग्री नहीं केल्विन में पुट किया जाता है। ये बातें आपने समझा। यहाँ आप देखो 4 अलग अलग केसेज हैं। हमारे इस सवाल के लिए जो हमारा वॉल्यूम है ये फिक्स है 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 10⁻³ मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम फिक्स है सारे के लिए, A B C D इन सब के लिए वॉल्यूम फिक्स है हमारा, यानी कि कांस्टेंट है। यहाँ जो हमारा टेम्परेचर है ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। जो हमारा R है ये तो गैस कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट होना ही है। तो V हो गया, T हो गया, R हो गया, ये इन चारों ही केसेस के अंदर सेम ही है, यानी हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे क्या है कांस्टेंट है। यानी जो हमारा दाब है ये टोटली अब डिपेंड करने वाला है नंबर ऑफ मोल के ऊपर। V कांस्टेंट हो गया, R कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो P अब सीधा डिपेंड करेगा किसके ऊपर? नंबर ऑफ मोल के ऊपर, यानी कि मोलों की संख्या पे। यानी अगर हम मोलों की संख्या बढ़ा दें तो दाब बढ़ने वाला है, अगर हम मोल कम कर दें तो दाब घटने वाला है, यही चीज़ होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर मोल निकालना पड़ेगा। हमें यहाँ पर अणु दे रखा है, हमें मोल ढूंढना पड़ेगा। यहाँ ग्राम दे रखा है, मोल ढूंढना पड़ेगा। यहाँ ग्राम दे रखा है, मोल ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पर तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है। जब हम सारे
को मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम बहुत ही आसानी से चेक कर पाएंगे कि कौन सबसे कम दाब डालेगी, यानी किस केस के अंदर क्लोरीन गैस सबसे कम दाब डालेगी। जिस केस में हमें मोल कम मिलेगा उसमें गैस कम दबाव डालेगी। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए ये रिलेशन है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। 1 मोल में कणों की संख्या इतनी होती है। क्लोरीन का जो द्रव्यमान होता है ये 35.5 होता है, क्योंकि यहाँ पर Cl2 है तो ये 71 हो जाएगा, और इसी में जब हम ग्राम लगा देंगे तो ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 मोल बराबर 71 ग्राम, 71 ग्राम। और 1 मोल में इतने कण तो होते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन एक अणु है तो यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। तो यहाँ देखो, आप जब इसको कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट कर लेंगे आप, देखो इतने अणु बराबर एवोगाद्रो नंबर के बराबर जो अणु होता है तो ये 1 मोल कहलाता है। तो आपके पास इतने अणु हैं तो इसे आप मोल में कन्वर्ट कर लोगे, इतना मोल आपको प्राप्त होगा। ये तो आपको मोल में दे रखा है। उसके बाद देखो 71 ग्राम में 1 मोल होता है तो इतने ग्राम में कितना मोल होगा, इससे आप मोल निकाल लोगे। वैसे यहाँ पर है 71 ग्राम में 1 मोल होता है तो इतने ग्राम में कितना मोल होगा, तो ये इतना मिलेगा आपको। ABCD सारे को मैंने मोल में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ देखो आप, जो C नंबर में है ये सबसे छोटा मोल है। अगर सबसे छोटा मोल है यानी कि इस केस के अंदर जब क्लोरीन गैस का द्रव्यमान इतना होगा उस समय क्लोरीन गैस सबसे कम दाब डालेगी। C हमारा आंसर हो जाएगा। तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है। तंत्रिका आवेग एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होती है, विद्युत रासायनिक। डैश ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। न्यूरॉन से बना होगा नर्वस टिश्यू। देखो हमारे बॉडी के अंदर 4 प्रकार के टिश्यू हैं। पहला है एपिथेलियल, दूसरा है संयोजी, तीसरा है नर्वस टिश्यू और चौथा है मांसपेशीय यानी कि मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। तो जो नर्वस टिश्यू है ये न्यूरॉन से बना होगा। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपाती होता है। तो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल ये समानुपाती होता है जो द्रव्यमान होगा दोनों वस्तु का उसके गुणनफल के, और उनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रम अनुपाती, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के, ठीक है, गुणक के। माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमता है। देखो आप जानते हो कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये द्रव्यमानों के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, जिसे हम लोग r² लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। यहाँ पर आपको सवाल क्या दे रखा है, यहाँ पर सवाल बोल रखा है कि आपको ये स्क्वायर नहीं मानना है, आपको ये मानना है, ठीक है, आपको ये r⁴ मानना है। देखो क्या लिखा हुआ है, मान लिया कि गुरुत्वाकर्षण बल की दूरी ये n घात से प्रतिलोमता है यानी कि n घात से उल्टा है, व्युत्क्रम अनुपाती है। ये जो सवाल है ये भी आपके सिलेबस से बाहर है। तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कला विधि मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड है, डैश के समानुपाती होगी। अब देखो ये सवाल किस प्रकार से बनने वाला है। यहाँ देखो बीच में मैंने मान लिया कि सन है, सन के पास अपना द्रव्यमान है m1, सन के चारों ओर वृत्तीय पाथ पर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना वृत्तीय कक्ष, वृत्तीय पाथ पर एक ग्रह घूम रहा है जिसका द्रव्यमान m2 है। आप मुझे ये बता दो एक चक्कर लगाने में समय कितना लगेगा, आपसे समय ही पूछा है कि समय किसके समानुपाती है। एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाएगा ये ग्रह तो दूरी चलेगा 2πr, वृत्त की जो परिधि है, और बट्टे में चाल, समय बराबर दूरी बट्टे में चाल, ये लिखेंगे हम। हमें कैपिटल R त्रिज्या दे ही रखा है सवाल में, यहाँ मैंने लिख दिया हुआ है। नहीं पता है तो आपको ये चाल, अगर आपको ये चाल पता लग जाए तो आप ढूंढ पाओगे कि ये जो समय है ये किसके समानुपाती है, मतलब त्रिज्या के साथ किस प्रकार से समानुपाती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पाथ पर गति करता है तो उस वृत्त के केंद्र की ओर एक बल काम करता है जिसे हम लोग अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। ये अभिकेंद्रीय बल होता है जिसका फॉर्मूला होता है mv²r। अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है mv² और बट्टे में r। ये r त्रिज्या है, यहाँ पर त्रिज्या हमारा कैपिटल R है। यहाँ पर जो m है ये वो वस्तु है जो घूम रहा है, जो वृत्त पे घूम रहा है, तो ये m2 घूम रहा है। तो यहाँ देखो मैंने m2 लिखा हुआ है, यहाँ पर m2, और यहाँ r जो लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने कैपिटल R डाल दिया हुआ है। और v² मैंने मान लिया कि v स्पीड से ये घूम रहा है। और इस केस में ये जो अभिकेंद्रीय बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि अभिकेंद्रीय बल कभी गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाएगा, कभी तनाव बल के बराबर हो जाएगा, कभी
विद्युत स्थैतिक बल के बराबर हो जाएगा। अलग अलग केस में अलग अलग होगा। तो अगर सन के चारों तरफ ग्रह घूम रहा है तो यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल होगा ये गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कैपिटल G m1 ये वाला, m2 ये वाला, और बट्टे में r² होता है, यानी जो बीच की दूरी है जो यहाँ पर कैपिटल R है। लेकिन यहाँ पर हम r² नहीं लिखेंगे क्योंकि सवाल हमें दे ही रखा है कि आपको यहाँ पर क्या मानना है? r⁴n मानना है आपको। बस ये आपने अगर लिख लिया तो यहाँ से आपको बस v निकालना है। यहाँ से आप क्या निकालोगे? v निकालना है, क्योंकि हमें तो v ही चाहिए ना, हमें यहाँ पर v ही चाहिए और v ही हमें ढूंढना है यहाँ पर। तो यहाँ m2 से m2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर मैंने लिख लिया v², ये r चला गया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, Gm1 r बट्टे में rn। अब यहाँ पर देखो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, मैंने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है, a⁻m-n, ये वाला मैंने कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पर। यहाँ पर r⁴n है, यहाँ पर r⁴n है, सॉरी यहाँ पर r⁴1 है और बट्टे में r⁴n है, तो यहाँ पर r⁴1 - n हो गया। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट चढ़ेगा इसके ऊपर। मैंने इसको अलग कर लिया, यहाँ से मैंने अलग कर लिया और इसको मैंने अलग कर दिया। अगर ये स्क्वायर रूट a है, इसका मतलब क्या होता है? a⁴1/2 यही होता है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब यहाँ देखो इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, कैपिटल T बराबर 2πr बट्टे में ये पूरा v का वैल्यू, ठीक है। तो 2π बट्टे में ये मैंने लिखा और गुणे में देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर r⁴n है तो यहाँ पर एक बार फिर से मैंने लगाया यहाँ पर a⁴n बट्टे में a⁴n बराबर a⁴m-n। ये आप मैथ के अंदर पढ़ते होंगे, ये आपको पता होगा। तो यहाँ देखो r⁴1 माइनस में इस पूरे पावर को मैंने यहाँ पर घटा दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली यहाँ पर हमें इतना मिलने वाला है और यहाँ पर ये सब एज इट इज आ जाएगा। ये वाला यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे। हमें बस ये चेक करना था किसके समानुपाती है। तो यहाँ देखो ये जो टाइम है ये समानुपाती है इसके, यही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। N2 गैस के 0.5 मोल का द्रव्यमान की गणना करें। N2 दे रखा है आपको, नाइट्रोजन अणु है आपके पास। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 14, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 28 हो जाएगा। तो 28 तो इसका आणविक द्रव्यमान है, मॉलिक्यूलर मास है। अगर इसी में हम ग्राम लगा दें तो क्या ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा? 1 मोल में 28 ग्राम है, आपको तो आधे मोल में चाहिए तो 14 ग्राम हो जाएगा। जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है, ठीक है, करती है, तब धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में देखो लेड ऊपर है, कॉपर नीचे है। लेड अगर ऊपर है तो कॉपर क्लोराइड के विलयन से लेड कॉपर को विस्थापित कर देगा और अपना क्लोराइड बना लेगा, तो लेड क्लोराइड निर्मित होता है। हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें मृदु पेशी उत्तक होते हैं? मृदु यानी कि स्मूथ मसल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। स्मूथ मसल्स ये एक टाइप ही है मस्कुलर टिश्यू का, यानी कि पेशी उत्तक का, या फिर बोल दो मांसपेशी उत्तक का। जो आपका आहार नाल है, जो आपकी रक्त वाहिनियाँ हैं, आंखों में जो आइरिस है, गर्भाशय हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया और फेफड़ों में जो श्वसनी है, इन सब में आपको मिल जाएगा स्मूथ मसल। हमारा आंसर यहाँ पर पाचन तंत्र और धमनी हो जाएगा। धमनी ये रक्त वाहिनी है, ब्लड वेसल है। ए और बी। 9 लीटर के एक विलयन की अम्लता 50% है। इसे 30% करने के लिए विलयन में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? 9 लीटर टोटल सोल्यूशन है, टोटल विलयन है। इसमें 50% क्या है? अम्ल है, यानी कि एसिड है। अगर 50% एसिड है यानी कि 50% क्या है? यहाँ पर पानी है। 50% पानी है बोले तो 4.5 लीटर अम्ल है और 4.5 लीटर यहाँ पर पानी है। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि अम्ल इसमें 50% है। अगर मैं आपसे ये कहता कि एक 9 लीटर सोल्यूशन है जिसमें कि 4.5 लीटर अम्ल है, तो परसेंटेज बताइए कि कितना अम्ल है। आप क्या करते हैं? ऊपर में आप अम्ल लिखते हैं, अम्ल का जो क्वांटिटी है, नीचे में टोटल वॉल्यूम लिखते हैं। 9 लीटर और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आपका 50% निकल जाता है। सेम चीज़ आपको फिर से यहाँ पे करना है। आपको यहाँ पर फिर से करना है कि अम्ल का परसेंटेज निकालना है। अम्ल का परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करते हैं? 4.5 लीटर ऊपर लिखते हैं, नीचे में टोटल वॉल्यूम 9 लीटर लिखते हैं। लेकिन इस बार आपको कुछ पानी मिलाना है। यहाँ पर इसमें क्या है? पानी मिलाना है।
मान लो मैंने पानी x मिला दिया और फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस बार आपको दे रखा है कि पानी मिलाने के बाद अम्ल का परसेंटेज 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 30 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से ये 1 0 खत्म हो जाएगा, ऊपर में ये 45 बचेगा, नीचे में 9 + x हो जाएगा 3। इसको आप सॉल्व करके देखो, आंसर आपका 6 लीटर आएगा। यहाँ पर मैंने x इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि पानी मिलाना है, तो टोटल वॉल्यूम जो है जितना हम पानी मिलाएंगे उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम में, इसलिए यहाँ पर 9 + x हुआ है। लेकिन अम्ल तो हमारे पास 4.5 लीटर है। डैश प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। मंडल के प्रयोग। इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? बोर्ड वाले ने इसका आंसर बी मारा हुआ है, ठीक है, बी, गुर्दे की धमनी यानी कि रीनल आर्टरी। तो बी आंसर तब होगा जब आप यहाँ पर ये काट दोगे, ठीक है, नहीं यहाँ से उड़ाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, बोर्ड में एग्जैक्ट यही सवाल पूछा गया था। इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, तब जाकर के हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। गुर्दा यानी कि किडनी होता है, ठीक है, गुर्दे की धमनी यानी कि रीनल आर्टरी। तो जो धमनी किडनी में ब्लड लेकर के आती है उसे हम लोग रीनल आर्टरी बोलते हैं, गुर्दे की धमनी बोलते हैं। और जो किडनी है ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। किडनी, मूत्राशय ये उत्सर्जन तंत्र के पार्ट होते हैं। कोरोनरी धमनी क्या है? जो धमनी हमारे हृदय के मांसपेशियों में रक्त लेकर के आती है उसे हम लोग कोरोनरी धमनी बोलते हैं। हिपैटिक शिरा क्या है? जो शिरा लीवर से अशुद्ध रक्त लेकर के बाहर आती है उसे हम लोग हिपैटिक शिरा बोलते हैं। पल्मोनरी शिरा क्या है? पल्मोनरी शिरा ये हमारे फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेकर के, याद रखना शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, जो वेन्स होते हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर बोल दो इम्प्योर ब्लड या फिर बोल दो अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन पल्मोनरी शिरा एक अपवाद है, पल्मोनरी वेन ये एक अपवाद है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। कहाँ से कहाँ? फेफड़ों से हार्ट में, हृदय से, माफ करना, फेफड़ों से हृदय में, पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है फेफड़ों से हृदय की ओर। निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं क्रिप्टोगैम में। क्रिप्टोगैम, फेनरोगैम आपको याद है। क्रिप्टोगैम के अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये सब आते हैं। फेनरोगैम के अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं। फेनरोगैम के अंदर जो प्रजनन अंग होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, दिखता है, लेकिन जो क्रिप्टोगैम होते हैं उनमें प्रजनन अंग दिखता नहीं है, गुप्त होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। तो मार्सिलिया ये टेरिडोफाइट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देवदार ये जिम्नोस्पर्म है, ये नहीं होगा। इपोमिया ये एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में ये डाइकॉट है। और देवदार ये भी क्या है? जिम्नोस्पर्म है। निम्नलिखित में से किन तरंगों में संपीड़न और विदलन प्रतिक्रिया शामिल है? जो ध्वनि तरंग है ये संपीड़न और विदलन के रूप में चलती है, ये आपको याद है, ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये हमारा आंसर। पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं। देखिए, गोबर, फसलों के कटने के बाद जो अवशिष्ट बच जाते हैं वो सब्जियों के अवशिष्ट जैसे कि विविध पादप, वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस निकलती है, ठीक है, बायोगैस निकलती है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं। कौन सब? गोबर हो गया, फसल के कटने के बाद जो अवशिष्ट बच जाते हैं, सब्जियों के अवशिष्ट जैसे कि विविध पादप, वाहित मल, ये सब जब ये सब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तब बायोगैस बनती है, जिसे हम लोग जैव गैस भी बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है और इन्हीं को मुख्य रूप से गोबर गैस कहते हैं। क्योंकि जो बायोगैस है, इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाला आरंभिक मुख्य पदार्थ जो है ये गोबर है, इसीलिए हम इसको गोबर गैस भी बोल देते हैं। और ये जो भी पदार्थ आपने देखे जिनका अपघटन हुआ, जो भी पदार्थ आपने देखे जिनका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन हुआ, उसी को हम लोग बायोमास बोल देते हैं, ठीक है, बायोमास, सी हमारा आंसर। तो बायोमास और बायो गैस में अंतर आपको समझ में आया। बायोमास से ही बायोगैस बनती है। निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? वर्षा का होना, बर्फ का गिरना। वर्षा की बूंदें गिरती है जमीन पर या फिर बर्फ गिरता है जमीन पर तो गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरता है, तो ये तो है। ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति ये भी है, और समुद्र में ज्वार भाटा का आना ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा।
बोर्ड वाले ने इसका आंसर ए दिया हुआ है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये आंसर तो गलत होगा। यहाँ पर हमें ये काटना पड़ेगा कि ये नहीं है, ठीक है। यानी कि सवाल होना चाहिए निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है, तब जाकर के हमारा आंसर बी हो जाएगा। लेकिन बोर्ड वाले की तरफ से यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है और आंसर ए है। तो ये हमारा पार्ट 45 यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।